इंड एस 8 देखते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरीज, इसको हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फीफो होता है, वेटेड एवरेज होता है, एक्सेट्रा। मेजरमेंट बेसिस फॉर द पीपी एंड इनटेंजिबल असेट्स, इसको भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर लेते हैं। इसमें क्या होता है, द कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे एज पर द स्पेसिफिक इंड एस के हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर इंड एस के अंदर नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे नीचे दिए गए आइटम्स को। फर्स्ट, एनी अदर इंड एस ऑन द सिमिलर ट्रांजेक्शन, क्या कोई ऐसा अदर इंड एस है सिमिलर ट्रांजेक्शन्स का, वो देखेंगे। अगर नहीं है तो फ्रेमवर्क ऑफ द इंड एस देखेंगे। अगर वो भी नहीं है तो प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IAS भी देखेंगे, उसका प्रोनाउंसमेंट। अगर वो भी उसके अंदर भी नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, प्रोनाउंसमेंट देखेंगे अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड बॉडीज़ का, एग्जाम्पल के तौर पर US गैप एक्सेट्रा। वो भी नहीं, उसमें भी अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, एक्सेप्टेड इंडस्ट्रीज प्रैक्टिसेस देखेंगे, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस ट्रांजेक्शन्स को कैसे अकाउंट किया जा रहा है वो देखेंगे। एंटिटी सेल सिलेक्ट, एंटिटी सेलेक्ट करेगी, अप्लाइड करेगी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कॉन्स्टेंटली फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स, मतलब कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर। चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कब कब हम लोग चेंज कर सकते हैं, जब रिक्वायर्ड किया जाता है इंड एस के द्वारा। रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, यानी ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। दैट इज़ वॉलंटरी चेंज, यहाँ पर ये सेकंड के अंदर क्या है, वॉलंटरी चेंज हम लोग कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर। फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज, हम लोग नहीं मानेंगे इसको चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर। क्या क्या चीज़ें हैं, तो ट्रांजेक्शन्स जो डिफर्ड करेगा इन द सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस से डिफर्ड कर रहा है सब्सटेंस के अंदर ट्रांजेक्शन्स, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे कि ये क्या है, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर रिक्लासिफिकेशन किया जा रहा है अगर PPE का रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल के ऊपर, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पर जाया जा रहा है, रिक्लासीफाइड किया जा रहा है PPE को, या तो आप बोलो कि रिक्लासिफिकेशन PPE का किया जा रहा है टू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी रिवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल पर जाया जा रहा है, PPE का रिक्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे कि ये चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। एप्लीकेशन ऑफ द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर द ट्रांजेक्शन्स दैट डिड नॉट अकर्ड प्रीवियसली। एग्जाम्पल के तौर पर मेजरिंग न्यूली परचेस्ड PPE एट अ कॉस्ट मॉडल, मतलब अभी लेकर आए हैं, दो पॉलिसीज़ होती है उसमें से कोई एक चूज़ करनी है, तो ये तो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं मानेंगे, ये तो फर्स्ट टाइम हम लोग चूज़ कर रहे हैं, ये चूज़ है, ये कोई चेंज नहीं है। अप्लाइंग द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कैसे अप्लाइड करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड करते हैं, मतलब पीछे से लगाते हुए आते हैं। एडजस्ट करना पड़ता है कंपेरेटिव अमाउंट को प्रीवियस ईयर की, एंड एडजस्ट करना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। इफेक्ट भी बतानी पड़ती है कि चेंज क्या आ रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू ऑल द प्रायर पीरियड के अंदर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी बताना पड़ता है, इस चेंज का क्या इफेक्ट आ रहा है वो बताना पड़ता है प्रायर पीरियड के अंदर अगर कोई होता है तो। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्रैक्टिकेबल है तो अप्लाइड कीजिए प्रोस्पेक्टिवली। डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, नेचर बताना पड़ेगा चेंज का इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, इफेक्ट क्या हो रही है उसकी करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के अंदर, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज की वो बतानी पड़ेगी। रेट्रोस्पेक्टिव अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो रीज़न बताइए, डिस्क्लोज करिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एग्जाम्पल दिया जा रहा है इसका, प्रोविजन फॉर द बैड डेट, ये हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट है। वारंटीज, ऑब्लिगेशंस, डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट है, यहाँ पर जजमेंट लगता है। चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कैसे चेंज किया जाता है अकाउंटिंग एस्टिमेट को। सेल इफ कर सकते हैं अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन, या तो मोर एक्सपीरियंस, नया चेंज कर सकते हैं हम लोग उस सर्कमस्टेंसेस में जब चेंज हो रहा है, जो चेंज का रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है या मोर एक्सपीरियंस हो रहा है, तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। ये हमेशा प्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा, यानी आगे से किया जाएगा। डिस्क्लोजर्स, नेचर बताना है चेंज का, इफेक्ट बताना है करंट ईयर फ्यूचर ईयर के अंदर, पहले वहाँ पर प्रीवियस ईयर था पॉलिसी इसके अंदर, यहाँ पर क्या होगा फ्यूचर ईयर की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट बताना है, इसलिए फ्यूचर ईयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रही है वो बताना है, करंट ईयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रही है वो बताना है। अगर पॉसिबल नहीं है तो एस्टिमेट करके बताइए इफेक्ट ऑन दी फ्यूचर ईयर, क्या इफेक्ट होगी फ्यूचर ईयर पे वो एस्टिमेट के बेसिस पे बताइए।
अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब अगर हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि फ्यूचर ईयर पे क्या इफ़ेक्ट होगी इस चेंज की, तो हमको फैक्ट बताना पड़ेगा, कि फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, कि हम इस रीज़न की वजह से नहीं बता पा रहे हैं कि क्या इफ़ेक्ट होगी फ्यूचर ईयर के अंदर। अदर पॉइंट्स देखते हैं। कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रायर पीरियड एरर, इसको हम लोग प्रायर पीरियड की एरर नहीं मानेंगे, मतलब पहले हम लोग जो एस्टिमेट लगाते आ रहे थे वो तो हम उसको सही मानेंगे, उसको कोई एरर के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। डिफिकल्टी डिस्टिंग्विश बिटवीन द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, अगर आप दोनों के अंदर बाइफिकेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हो कि हम इसको अकाउंटिंग पॉलिसी माने या इसको अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज माने, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज माने या अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज माने, तो ट्रीट कर लीजिए उसको चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। उस केस के अंदर आप इसको चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एरर, ओमिशन या तो मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे एरर्स ऑफ द कमीशन, एरर ऑफ द ओमिशंस, एरर ऑफ द प्रिंसिपल, फ्रॉड, क्लासिफिकेशन एरर एक्सेट्रा, ये सारी एरर्स होती है। ट्रीटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड एरर्स, कैसे ट्रीट करेंगे प्रायर पीरियड एरर्स को, यानी पहले हो चुकी एरर्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो रीस्टेट करना है कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर को, यानी फिर से बताना है उसको, रीस्टेट करके बताना पड़ेगा हमको कंपैरेटिव अमाउंट को, मतलब अभी करेक्ट करना पड़ेगा कंपैरेटिव अमाउंट को प्रीवियस ईयर की, उसको रीस्टेट करके बताना पड़ेगा, यानी फिर से बताना पड़ेगा, फिर से कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। एंड रीस्टेट करके बताना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर करेक्टिंग रिलेटिंग फॉर करेक्शंस रिलेटिंग टू ऑल द प्रायर पीरियड्स, जितने भी प्रायर पीरियड्स थे उन सब के अंदर करेक्शंस करके हमको बताना पड़ेगा, रीस्टेट करके बताना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का, करेक्शंस रिलेटिंग टू द ऑल प्रायर पीरियड का जो भी करेक्शन होगा वो उसको हमको बताना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर, सारा करेक्ट करके बताना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्रैक्टिकेबल है अगर, तो रीस्टेट करके बताइए प्रायर पीरियड एरर को प्रोस्पेक्टिवली, यानी आगे से करके बताइए अगर पीछे से नहीं हो पा रहा है तो। डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड एरर्स, क्या क्या डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी। नेचर्स ऑफ द प्रायर पीरियड एरर्स बताइए, इफेक्ट बताइए प्रीवियस ईयर की ड्यू टू द प्रायर पीरियड एरर्स क्या आ रही है, इफेक्ट बताइए ऑन द प्रीवियस ईयर, सॉरी इफेक्ट बतानी है प्रीवियस ईयर की ड्यू टू द प्रायर पीरियड एरर, कि क्या इफेक्ट आ रही है प्रीवियस ईयर के अंदर प्रायर पीरियड एरर्स की, वो भी बताइए। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्लोजर दीजिए, रीजंस दीजिए कि क्यों आप नहीं कर पा रहे हो उसको। Illustration 1 देखते हैं। कैन एन एंटिटी वॉलेंटरीली चेंज वन और द मोर इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या एक या तो एक से ज़्यादा वॉलेंटरीली चेंज किया जा सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी मेड ओनली इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय द इंड एस, तभी किया जा सकता है जब रिक्वायर्ड हो या तो परमिट किया गया हो इंड एस के द्वारा। एज पर द पैरा 14 इंड एस 8 एन एंटिटी शैल चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ द चेंज, अगर चेंज रिक्वायर्ड किया जाता है बाय द इंड एस अगर रिक्वायर्ड करता है कि चेंज करना है तो कर देना है, या तो अगर रिजल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, कि क्या इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो रिजल्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो हमको बता रहा है, ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स की, अदर इवेंट की, कंडीशंस की ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या तो कैश फ्लोज, अगर ऐसा कुछ हो रहा है यानी ज़्यादा रिलायबल या ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस दिख रही है उससे, तो हम कर सकते हैं, ये वॉलंटरी चेंज होता है यहाँ पर। पैरा 15 ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेट दैट, पैरा 15 जो स्टैंडर्ड का है वो क्या बताता है कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड to be able to compare the financial statements of an entity over time to identify the trends in the financial positions, financial performance and cash flows, यानी कि जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो लोग कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंटिटी के किससे, प्रायर पीरियड से, मतलब कंपेरेटिव फिगर्स से वो लोग चेंज करते हैं करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से या प्रीवियस ईयर्स से, जो भी दिए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उससे वो लोग क्या देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही है कंपनी की, एंटरप्राइज की, एंटिटी की, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, क्या उनके कैश फ्लोज रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करता है। देयरफॉर द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड विद इन ईच पीरियड, इसीलिए तो कंसिस्टेंसी की बात की जाती है, इसीलिए तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज हर साल हमको रखनी पड़ेगी, हर साल हमको सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज रखनी पड़ेगी। एंड
from one period to the next unless a change in the accounting policies meet one of the above criteria. अगर ऊपर के जो दो क्राइटेरिया उसमें से कोई एक क्राइटेरिया वो लोग फुलफिल कर लेते हैं, वो लोग मीट कर जाते हैं, अब जो ऊपर दो ए बी के क्राइटेरिया दिए गए हैं, तब जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर. पैराग्राफ 14B लेट डाउन करता है दो रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी कंप्लाइड. इन दो रिक्वायरमेंट को कंप्लाइड करना पड़ेगा विथ ऑर्डर टू मेक द वॉलंटरी चेंजेस, ताकि आप लोग वॉलंटरी चेंज कर पाओ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर. फर्स्ट पहला क्या दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ द चेंज दैट इज़ द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी रिलायबल. वो रिलायबल होनी चाहिए. जो चेंज कर रहे हो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर वो रिलायबल होना चाहिए. सेकंड, जो चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट रिजल्ट मोर रिलेवेलेंट, ज़्यादा रिलेवेलेंट होना चाहिए. वो इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो ज़्यादा क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए. और वो ज़्यादा क्या होनी चाहिए, रिलेवेलेंट होनी चाहिए. तभी आप वॉलंटरी चेंज कर सकते हो. वेदर द चेंज accounting policy result in reliable and more relevant financial information is a matter of assessment in the particular fact and the circumstances of each cases. ये जो रिलायबल और रिलेवेलेंट इन्फॉर्मेशंस होगी, ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा रिलेवेलेंट इन्फॉर्मेशंस जो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो कैसे हम लोग पता कर पाएंगे, तो असेस करना पड़ेगा पर्टिकुलर फैक्ट्स को, सर्कमस्टांसिस को हर केस के अंदर, ताकि हम लोग ये जान पाए कि इससे रिलायबल एंड रिलेवेलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे यूज़र्स को. In order to ensure that such an assessment is made judicially, यानी ये कौन करेगा, ये ensure कौन करेगा, ये ensure judicial करेगा. ये असेसमेंट किया जाएगा जुडिशियल्स के द्वारा. Such that a voluntary change in an accounting policy does not effectively become a matter of the free choice, ताकि ये जो चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर वॉलंटरी, ये कोई फ्री चॉइस ना बन जाए. मतलब कल उठ के कोई भी चेंज बार बार ना करता रहे. इसीलिए यहाँ पर ये असेस करने कौन करेगा, असेस जुडिशियरी करेगा. पैरा 29 ऑफ द इंड AS 8 रिक्वायर्स एन एंटिटी मेकिंग अ वॉलंटरी चेंज. एंटिटी चाहे तो वॉलंटरी चेंज कर सकता है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, लेकिन उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इंटर अलाई करना पड़ेगा, रीजंस बताना पड़ेगा क्योंकि वो अप्लाइड कर रहा है न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, ताकि वो प्रोवाइड कर पाए रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस. ये उसको बताना पड़ेगा कि वो मोर रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस इस चेंज से होने वाला है, इस वजह से वो चेंज कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को. इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं. एंटिटी ABC एक्वायर्ड कर रही है बिल्डिंग फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड प्रेजेंट कर रही है वो सेम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वो इसको रीलोकेट कर रही है उसकी ऑफिस को न्यू बिल्डिंग के अंदर एंड लीस्ट कर रही है सेड बिल्डिंग को टू द थर्ड पार्टी. क्या हो रहा है, पहले वो PPE बता रहा था, अभी वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताएगा. क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसको लीस्ट कर रहा है. अभी वो उसको इसको ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहा है. उसको पहले PPE दिखाया था, अब उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाएगा. क्यों, क्योंकि वो लीस्ट पे दे रहा है इसको, लीज पे दे रहा है इसको, इस वजह से थर्ड पार्टी को. फॉलोइंग द चेंज इन द यूसेज ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या हो गया, चेंज हो गया यूसेज ऑफ द बिल्डिंग का. पहले ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा था, अभी लीज पर्पस के लिए वो यूज़ के अंदर दे रहा है. तो ये क्या हो गया, यूसेज का चेंज हो गया बिल्डिंग के लिए. एंटिटी ABC रिक्लासीफाइड इट फॉर फ्रॉम द PPE टू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. एंटिटी ने इसको रिक्लासीफाइड कर दिया, PPE से निकाल दिया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर डाल दिया 2022-23 के अंदर. शुड द एंटिटी ABC अकाउंट फॉर द चेंज एज अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी. क्या ये जो चेंज किया, क्या ये चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी है. पैरा 16A ऑफ द इंड AS 8 प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशंस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रांजेक्शंस और द इवेंट या तो कंडीशन जो डिफर करता है इन द सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग आर नॉट चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी. इसको हम चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे. एज पर द इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स दैट are held for use in the production या तो supply of the goods or the services for the rental to the others or for the administrative purpose. PPE हम किसे मानेंगे, जो हेल्ड की जाए यूज्ड करने के लिए प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन उससे किया जाए या तो सप्लाइड किया जाए उससे गुड्स या तो सर्विसेज, या तो उसको रेंट पे दिया जाए किसी और को, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उसको यूज्ड किया जाए. एंड आर एक्सपेक्टेड टू यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, और उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो यूज़ करेंगे हम लोग उसको एक से ज़्यादा पीरियड के लिए. एज पर द इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी,
इज़ अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या तो पार्ट ऑफ द लैंड हो सकती है, या तो दोनों हो सकती है, जो कि हेल्ड की जा रही है, मतलब रखी जा रही है बाय द ओनर या तो बाय द लेसी एज द राइट ऑफ द यूज असेट टू अर्न द रेंटल्स, रेंट कमाने के लिए, और फॉर द कैपिटल अप्रिशिएशन, यानी कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए, मतलब इन्वेस्ट करके रख दिया, उस पर जो भी अप्रिशिएशन कैपिटल का हो रहा है उसका बेनिफिट लेने के लिए, या तो दोनों के लिए हो सकता है। रेदर देन फॉर, किसके लिए नहीं होना चाहिए, तब हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, मतलब ये तो कंडीशन दी है, ये दोनों नहीं होना चाहिए, उसको यूज्ड नहीं करना चाहिए इन द प्रोडक्शन या तो सप्लाई ऑफ द गुड्स या तो सर्विसेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, अगर ऐसा करोगे तो वो तो पीपीई के अंदर आ जाएगा, इसलिए। सेकंड, सेल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, सेल्स नहीं करना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर, अगर वैसा कर दिया तो वो तो ब्लॉक ऑफ द एसेट्स के अंदर आ जाएगा, तो वो भी फिर पीपीई के अंदर ही आ जाएगा, इसलिए ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे। एज पर दी अबाउ डेफिनेशंस, ऊपर की डेफिनेशंस को देखते हुए, वेदर अ बिल्डिंग इज एन आइटम्स ऑफ द पीपीई, क्या जो बिल्डिंग है क्या वो आइटम है पीपीई की, या तो एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फॉर एन एंटिटी, वो डिपेंड करेगा पर्पस के ऊपर कि किस पर्पस के लिए उसको हेल्ड किया जा रहा है एंटिटी के पास, एंटिटी के द्वारा। इट इज़ दस पॉसिबल दैट ड्यू टू द चेंज इन द पर्पस फॉर विच इट इज़ हेल्ड, पर्पस के चेंज हो जाने से जिसके लिए वो हेल्ड की गई थी, बिल्डिंग दैट वॉज प्रीवियसली क्लासिफाइड, बिल्डिंग जिसको पहले क्लासिफाइड किया गया था आइटम्स इन द पीपी मे वारंट रिक्लासिफाइड, उसको रिक्लासिफाइड किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, वेदर जो बिल्डिंग है क्या वो इन द नेचर ऑफ द पीपीई है या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो डिटरमाइन कैसे होगा, अप्लाइड करते हुए डेफिनेशंस को, मतलब ऊपर दोनों डेफिनेशंस दी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एंड पीपीई की, उन दोनों डेफिनेशंस को अप्लाइड करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसको पीपीई के अंदर क्लासिफाइड किया जाए या इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्लासिफाइड किया जाए, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के नज़र से देखना पड़ेगा। दस, द क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग एज एन आइटम्स ऑफ द पीपीई और एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट अ मैटर ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस, ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है ही नहीं कि हम इसको पीपी माने या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माने, इसीलिए तो ये चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा। Accordingly, the change in the classifications of the building from the property, plant and equipment to the investment property due to the change in the purpose for which it is held by the entity is not a change in the accounting policy. Illustration 3 देखते हैं, वेदर द चेंज इन द फंक्शनल करेंसी, क्या जो चेंज फंक्शनल करेंसी में हुआ है ऑफ एन एंटिटी, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी को, फंक्शनल करेंसी में चेंज हो जाना क्या वो रिप्रेजेंट करता है कि ये चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी इसके अंदर। एज पर द पैरा 16A ऑफ द इंड AS 8 प्रोवाइड कर रहा है कि जो एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है फॉर द ट्रांजेक्शन्स अदर इवेंट्स या तो कंडीशंस जो कि डिफर्ड करेगा इन द सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग आर नॉट चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कोई चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, सिर्फ सब्सटेंस चेंज कर देने से आप ये नहीं बोल सकते कि ये चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी है। एज पर द पैरा 21 फंक्शनल करेंसी इज अ करेंसी, फंक्शनल करेंसी एक करेंसी है ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच, जहाँ पर एंटिटी ऑपरेट करिए, मतलब जहाँ पर एंटिटी ऑपरेट कर रही है उस कंट्री की करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल करेंसी बोलेंगे, यानी कि अगर इंडिया में ऑपरेट करिए तो रुपी क्या हो गया, फंक्शनल करेंसी हो गई। पैरा 9 से लेकर 12 तक ऑफ एन इंड AS 21 लिस्ट कर रहा है फैक्टर्स, इसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा बाय एन एंटिटी इन डिटरमाइनिंग द फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी क्या होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए बता रहा है। इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट देयर मे बी द केसेस, हो सकता है कि जो फंक्शनल करेंसी है वो नॉट ऑब्वियस, मतलब ऑब्वियस नहीं हो सकती कि फंक्शनल करेंसी यही होगी। इन सच अ केस इंड AS 21 रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू यूज़ द जजमेंट, उस केस के अंदर मैनेजमेंट को जजमेंट लगाना पड़ेगा डिटरमाइन करने के लिए कि फंक्शनल करेंसी क्या होगी, वो क्या होगी, मोस्ट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन represents the economic effect of an underlying transactions event and the conditions, यानी जो भी मोस्ट फेथफुल रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमिक इफेक्ट्स को, अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट को एंड कंडीशंस को, उसको हम लोग फंक्शनल करेंसी मान लेंगे, उस कंट्री के मतलब जहाँ पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स इवेंट कंडीशंस हो रही है उसको हम लोग उस कंट्री की करेंसी को हम लोग क्या मानेंगे, फंक्शनल करेंसी मान लेंगे। पैरा 13 ऑफ द इंड AS 21 स्पेसिफिकली नोट करता है कि जो एंटिटीज फंक्शनल करेंसी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन इवेंट या
event and the conditions that are relevant to it. Accordingly, once determined, एक बार determine कर दिया गया कि functional currency जो है वो change नहीं होती है unless there is a change in those underlying transactions event and the conditions. यानी जब तक आप underlying transactions event और conditions को change नहीं करते वहाँ तक आपकी functional currency change नहीं होती है. Thus, the functional currencies of an entity is not a matter of an accounting policy choice. ये कोई accounting policy choice नहीं है. In the view of the above, a change in the functional currency of an entity does not represent a change in an accounting policy, and Ind AS 8 therefore does not apply such a change. Ind AS 21 requires that when there is a change in an entity's functional currency, जब भी चेंज होता है एंटिटी के फंक्शनल करेंसी के अंदर तो एंटिटी शैल अप्लाई द ट्रांसलेशंस प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू द न्यू फंक्शनल करेंसी प्रोस्पेक्टिवली. आगे से लगाते हुए आना है फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज, जब से चेंज हुआ है तब से. Illustration 4. An entity developed one of its accounting policy by considering the pronouncement of an overseas national standard setting body in accordance with the Ind AS 8. Would it permissible for the entity to change the said policies to reflect the subsequent amendment in the pronouncement? एंटिटी डेवलप कर रही है एक अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को. कैसे? प्रोनाउंसमेंट जो ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने दिया है प्रोनाउंसमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए विद द इंड एस के हिसाब से, इंड एस 8 के हिसाब से. वुड इट परमिटेबल, क्या ये परमिटेबल है एंटिटी के लिए कि वो चेंज कर दे सेट पॉलिसीज़ को जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है अगर अमेंडमेंट हो जाता है प्रोनाउंसमेंट में? तो इन द एब्सेंस ऑफ द इंड एस, अगर इंड एस कुछ बोल नहीं रहा है, इंड एस चुप है, तो स्पेसिफिकली अप्लाइज to a transactions other event या तो conditions, management may apply the accounting policies from most recent pronouncement of the international accounting standard body. मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? अप्लाइड करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट के अंदर दिए गए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी के द्वारा. एंड इन एब्सेंस देयर ऑफ, अगर एब्सेंस उसका भी होता है, मतलब ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी का भी अगर प्रोनाउंसमेंट का एब्सेंस होता है तो उस केस में अदर स्टैंडर्ड बॉडीज़ को देखना पड़ेगा. यानी यूएस गैप की बात की जा रही है. दैट यूज़ अ सिमिलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो यूज़ कर रही है सिमिलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. इफ़, अगर following an amendment of such pronouncement the entity choose the changes accounting policy that change the accounting for and disclose as a voluntary change in the accounting policy. तो अगर फॉलो करती है वो अमेंडमेंट को प्रोनाउंसमेंट के अंदर एंटिटी को, फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा? चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मानना पड़ेगा. एंड ये जो चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, इसको अकाउंट करते हुए इसको डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि हमने ये वॉलंटरी चेंज की है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर. एज सच अ चेंज इज़ अ वॉलंटरी चेंज, क्योंकि ये वॉलंटरी चेंज होता है इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि अमेंडमेंट के आ जाने से अगर चेंज कर दिया गया है आपने तो क्या होगा? तो वो चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी होगा और उसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, ये वॉलंटरी चेंज माना जाएगा. It can be also made if the result in the informations that is reliable and more relevant. It can be made only if, मतलब ये किया जाएगा जब जो रिजल्ट होगा इन्फॉर्मेशंस का वो रिलायबल भी है और ज़्यादा रिलेवेंट भी है. एंड डस नॉट कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है इंड एस 8 से. इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं. वेदर, क्या जो एंटिटी चेंज कर सकती है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द पीपीई के लिए फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल टू द कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल पर जा सकती है. क्या वो पैरा 29 ऑफ द इंड AS 16 प्रोवाइड कर रहा है कि एंटिटी चूज़ कर सकती है चाहे कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के तौर पर फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए, यानी फर्स्ट टाइम नहीं है ये, उसके बाद का बता रहा है. ऑफ एन एंटायर क्लास ऑफ द पीपी, मतलब किसी एक के लिए नहीं लगाना है तो सब पे लगाना है, पूरी पीपी पे लगाना है. ऐसा नहीं कि किसी को रिवैल्यूएशन पे कर दिया किसी को कॉस्ट पे कर दिया, वैसे नहीं, पीपी की पूरी एंटायर क्लास के ऊपर लगाना है ये. A change from the revaluation model to the cost model for the class of the PPE can be made only if it meet the condition, अगर वो meet कर रही है conditions को जो कि specified की गई है इंड AS 8 के अंदर. पैरा 14B के हिसाब से
that is the change result in the financial statement provided reliable and more relevant information to the users of the financial statement. एग्जाम्पल के तौर पे an अनलिस्टेड एंटिटी अगर प्लान कर रही है कि वो IPO लाना चाहती है तो वो चेंज कर सकती है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल के अंदर ताकि वो क्या कर पाए, रीवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल के ऊपर थोड़े या तो पूरे क्लास ऑफ द पीपीई के लिए, ताकि वो क्या कर पाए अकाउंटिंग, ताकि वो क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए या मीट कर पाए, अलाई कर पाए एंटिटीज़ के अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। एंटिटीज़ के अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को मतलब अलाई करना मतलब सेम हो जाना, सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो जाना उसकी। दी एंटिटीज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ विद द लिस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यानी उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो मार्केट पार्टिसिपेंट जो कि लिस्टेड है उनके जैसी हो जाए विद इन द इंडस्ट्रीज़, एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ताकि कंपेरेबिलिटी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की विद दोस ऑफ द अदर लिस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो क्या हो जाए इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो ईजी हो जाए। इस वजह से वो क्या कर सकती है, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है ताकि वो अलाई कर पाए, मतलब सिमिलर दिख पाए और कंपैरिजन भी उसका आसानी से हो पाए जो भी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनसे। Such a change from revaluation model to the cost model is not expected to be frequently, लेकिन ये frequently नहीं होना चाहिए कि बार बार आप चेंज कर रहे हो, रिवैल्यूएशन से कॉस्ट पे जा रहे हो, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। frequently आप नहीं कर सकते। Where the changes in the accounting policy from revaluation model to the cost model is considered permissible in accordance with the Ind AS 8 para 14B, it shall be accounted for retrospectively, मतलब इसको कैसे करना पड़ेगा, retrospectively करना पड़ेगा in accordance with the Ind AS 8, Ind AS 8 के हिसाब से retrospectively मतलब पीछे से करते हुए आना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। क्या एंटिटी को रिक्वायर्ड है डिस्क्लोज करना इम्पैक्ट न्यू इंड एएस का विच इज़ इश्यूड बट नॉट येट इफेक्टिव। इश्यूड तो कर दिए गए लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द इंड एएस 8। पैरा 30 of the Ind AS 8 accounting policy changes in the accounting estimates and the errors state as follows: when an entity has not applied a new Ind AS, अगर एंटिटी ने अप्लाइड नहीं किया है नया Ind AS को, that has been issued but is not yet effective, जो कि इश्यूड किया गया है लेकिन वो अभी तक इफेक्टिव नहीं है। द एंटिटी शैल डिस्क्लोज, एंटिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस फैक्ट को कि उसने अभी तक क्या नहीं किया है, अप्लाइड नहीं किया है नया Ind AS को। एंड known or reasonable estimate informations relevant to assessing the possible impact that applicable of the new Ind AS, और उसको क्या बतानी पड़ेगी, नोन मतलब उसको जो भी पता है, और रीजनेबल एस्टिमेट भी इंफॉर्मेशंस भी देनी पड़ेगी कि ये जो न्यू Ind AS है इसकी इम्पैक्ट क्या आएगी, पॉसिबल इम्पैक्ट क्या आएगी, मतलब अभी तक अप्लाइड नहीं किया है इसलिए यहाँ पर पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकती है इसकी, वो उसको एंटिटी को बतानी पड़ेगी। विल हैव ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इस न्यू Ind AS से क्या इम्पैक्ट आएगी वो बताना पड़ेगा। इन द पीरियड ऑफ द इनिशियल एप्लीकेशंस के पीरियड के अंदर ये उसको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली इट मे बी नोटेड दैट एन एंटिटी इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, एंटिटी को डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा इसकी इम्पैक्ट विच हैज़ बीन इश्यूड बट नॉट येट इफेक्टिव, जो कि इश्यूड कर दिया गया है Ind AS लेकिन अभी वो इफेक्टिव नहीं हुआ है। इफेक्टिव आगे के सालों में होगा या आगे की डेट से होगा, अभी तक उसको क्या कर दिया गया है, उसको इफेक्टिव नहीं किया गया है लेकिन उसको इश्यूड कर दिया गया है। तो इसलिए ये दो चीज़ें एंटिटी को दिखानी पड़ेगी जो ऊपर ए और बी पॉइंट दिए गए वो। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। वेदर अ चेंज इन एन इन्वेंटरी कॉस्ट फार्मूला, क्या चेंज करना इन्वेंटरी कॉस्ट फार्मूला को, क्या वो चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर या तो क्या वो चेंज है अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर। एज पर द Ind AS 8 के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशंस रूल्स एंड द प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय द एंटिटीज़ इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है, बेसिस है, कन्वेंशंस है, रूल्स है, प्रैक्टिसेस है जो कि अप्लाइड की जाती है एंटिटी के द्वारा जब वो प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्दर पैरा 36A ऑफ द Ind AS 2 इन्वेंटरीज
वो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड करता है कि डिस्क्लोज करना है आपको कॉस्ट फार्मूला जो भी आप यूज कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्लोजर्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, मतलब डिस्क्लोजर्स के अंदर बताना है अडॉप्टेड इन द मेजरमेंट ऑफ एन इन्वेंटरी, कि आपने किस क्या बोलते हैं आपने किस मेजरमेंट से इन्वेंटरीज को वैल्यूड किया है, कौन सा कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए आपने इन्वेंटरीज को मेज़र किया है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली अ चेंज इन द कॉस्ट फार्मूला इज़ अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी. इस वजह से तो जो चेंज है कॉस्ट फार्मूला का वो क्या है, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी है.